जय हिंद दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये चीज पढ़ा था कि किसी भी डायपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो चीज देखा था। उसके बाद से हम लोग ने ये चीज देखा था कि किसी भी डायपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो फिर उस डायपोल का बिहेवियर क्या होता है, वो चीज देखा था। हम लोग ने ये चीज देखा था कि किसी भी डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, पर नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। हम लोग ने ये चीज देखा था कि आखिर वो टॉर्क की वैल्यू क्या होता है, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वो चीज देखा था। उसके बाद से हम लोग ने स्टेबल अनस्टेबल देखा था कि किस पॉइंट पे स्टेबल होता है, किस तरह अनस्टेबल होता है। तो आज हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं कि किसी भी डायपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी मैंने कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और उस डायपोल के बीच में अगर हम लोग ये चीज देखें कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो चीज आज हम लोग कैलकुलेट करने वाला है। उसके बाद से हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि पोटेंशियल जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये चीज देखेंगे। उसके बाद से हम लोग ये चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, वो चीज देखेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। उसके लास्ट में हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि एक एक चीज एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप लोग क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात है कि हमें क्या पढ़ना है आज का, पोटेंशियल एनर्जी है ना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी potential energy of dipole, potential energy of dipole in uniform electric field, in uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, वो चीज हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो ये अपना हेडिंग है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि डायपोल जो होता है, डायपोल को हम लोग ने कहां रखा है, डायपोल को हम लोग ने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहली बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इसके हर एक पॉइंट पे, हर जगह पे अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहां से हम लोग ये चीज बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ये है। अब इस पॉइंट पे कहीं पे भी आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। हम लोग क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ये हो गया, यहाँ पे सपोज मान लेते हैं निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया मेरा निगेटिव चार्ज, ये हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों के बीच में जो होता है बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जिसको बोलते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये क्या, प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। हमको ये चीज पता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इसी डायपोल को हम लोग थोड़ा सा क्या करें, रोटेट कर दें। अगर हम लोग क्या करेंगे, ये डायपोल ऐसे, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी डायपोल को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, लाइक दैट। कुछ इस तरह से हम लोग रोटेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरा पॉजिटिव और ये हमारा आ जाएगा निगेटिव। तो हम लोग ने क्या किया, इस डायपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया एट एंगल ऑफ थीटा, थीटा से रोटेट कर दिया। हमें ये चीज पता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज को जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, और इसको लगता है निगेटिव क्या लेता है, निगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब अगर सपोज मान लेते ये ऐसी लाइन है तो इसका दो कंपोनेंट कर देंगे, एक होता है इसके अलोंग, एक होता है इसके परपेंडिकुलर। यानी इसके परपेंडिकुलर ऐसे और इसके परपेंडिकुलर ऐसे। अब ये जो फोर्स की जो कंपोनेंट है अपना, ये जो हमारा फोर्स का कंपोनेंट है ये वाला, जिसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। अगर ये एफ है तो, अगर मैं बोलूंगा ये एफ है तो ये कितना होगा, एफ साइन थीटा। ये जो एफ साइन थीटा है, इस चीज को क्या करेगा, रोटेट कराएगा। यानी कहने का मतलब कि वो यहां है, अब ये क्या करा, इसे रोटेट कराएगा। यानी ये ऐसे थोड़ा सा रोटेट करा के क्या करना पड़ेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। यानी वो अपने पोजीशन को स्टेबल बनाना चाहता है, जिसके लिए वो क्या करेगा, थोड़ा सा यहां से ऐसे रोटेट कर, मतलब वो ऐसे रोटेट करेगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर वो ऐसे था तो हमको यहां से यहां करने में कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, यानी रोटेट करने में। इसलिए क्योंकि अगर मैं यहां पे छोड़ देता हूं तो वो अपने आप इधर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ ना कुछ एबिलिटी है
क्या करने का, वर्क करने का। यानी इसके पास पहले से क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है जो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आ रहा है। क्योंकि अगर वो ऐसे है, हम इधर लेके जा रहे हैं, तो जैसे हम इधर लेके जाते हैं तो ये वाला चीज क्या करता है, उसको ऐसे रोटेट करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट, यानी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट हमने क्या किया, इसको रोटेट किया है। इसका मतलब यह है कि इसको रोटेट करने में हमें क्या किया है, एक प्रकार का वर्क को यूज किया है। तो मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं क्या, कि फॉर रोटेशन ऑफ ए डाइपोल वर्क इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहां से ये चीज बोलूंगा कि फॉर रोटेशन ऑफ डाइपोल वर्क इज रिक्वायर्ड। वर्क क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है ना। इसके लिए वर्क रिक्वायर्ड। अब यहां पे ये चीज बात है कि कितना वर्क रिक्वायर्ड होता है, तो उस चीज को हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि अगर हम सपोज मान लेते हैं छोटा सा इसको रोटेट किया, यानी छोटे से एंगल से अगर हम रोटेट करा है, तो वो हमारा कितना होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। देखिए ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल वर्क होता है। जैसे कि ट्रांसलेशनल वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशनल वर्क। लेकिन ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल वर्क। तो ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल वर्क जो हमारा, इसको लिखेंगे कि टॉर्क जो होगा हमारा एक्सटर्नल एजेंट ने जो टॉर्क लगाया, यानी ऐसे लगा के ऐसे किया है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या होगा, डी थीटा। छोटा सा यहां से अगर बोलो ऐसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये हमारा यहां से क्या है, वर्क। अब हमें ये चीज पता है कि टॉर्क जो होता है, कि अगर टॉर्क जो होता है यानी डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगता है, हमने इस चीज को आपको ड्राइव करके बताया था, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है P क्रॉस E। ये हमारे पास था, यानी इस चीज को लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या है, टॉर्क। अब इसी टॉर्क के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां से देखिए ये हमारे पास कॉस इंटू डी थीटा। अब ये हमारे पास क्या है, छोटा सा वर्क है। अगर हमें पूरा वर्क निकालना होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि डी थीटा का मतलब छोटा सा डिस्प्लेस किए या नन्ना सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए। लेकिन अगर हम बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो बड़ा वर्क लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम बड़ा वर्क निकालना चाहें, यानी एक्सटर्नल का बड़ा वर्क निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी मॉड ऑफ E इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां से हमको ये चीज पता है कि जो P होता है, P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, जो कि कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने पहले ही इसको डिफाइन कर रखा है कि यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि P यहां से निकल जाएगा, E यहां से निकल जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखा है, कोई लिमिट नहीं अगर ले रखा है, इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या होगा, इनडिफिनिट होगा, डिफिनिट इंटीग्रल नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा वो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ E, है ना। अब साइन का क्या हो जाएगा, साइन का जो होता है इंटीग्रेशन माइनस में कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस में सी हमारे लिए क्या है, सी हमारे लिए एक प्रकार का कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इनडिफिनिट कर रखा है। तो यहां से हमारा ये चीज है कि माइनस हमारा यहां आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा P डाइपोल इंटू E कॉस थीटा प्लस में सी। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क एक्सटर्नल। अब मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि हमें ये चीज पता है कि जो भी वर्क एक्सटर्नल करता है वही पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्योंकि हम लोग ने ये चीज देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी उसको डिफाइन किया गया कि जो भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट करता है सिस्टम को बनाने में, वही वर्क क्या हो जाता है, उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम को यहां से यहां जो सिस्टम बनाता है, ये ऐसे था, इसको ऐसे रोटेट करता है, यानी कहने का मतलब कि सिस्टम में वो चेंज करता है।
तो जो वो वर्क करता है ना वो सिस्टम के ऊपर, वही क्या होता है उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उसी चीज को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू द definition of according to the definition of किसके कारण पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी के डिफिनीशन में क्या बोलता है वो ये बोलता है कि एक्सटर्नल वर्क विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ है चेंज किया, इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला चीज और ये वाला चीज एक दूसरे के इक्वल होगा। तो मैं यहां से लिख लूंगा डेल्टा यू इज इक्वल टू मोड ऑफ पी मोड ऑफ ई इंटू कॉस थीटा माइनस में प्लस में सी, ये हमारे पास हो गया। अब मैं क्या बोल सकता हूं उस चीज को देखिए कि एक हम लोग ने पोटेंशियल में एक रूल बना रखा है कि कहीं पे आपने क्या मान रखा है किसी भी जगह पे जीरो मान लो। अब जैसे मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, तो पोटेंशियल का मतलब ये है कि आपने इंफिनिटी पे जीरो माना है, तो इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में वहां पे क्या है पोटेंशियल वी है ना। इसी तरह हम लोग ने एनर्जी, एनर्जी हम लोग ने क्या बोला कि जब वो कहां था इंफिनिटी में था तो उसके और सिस्टम के बीच में कोई एनर्जी नहीं था, लेकिन जैसे हम उस चार्ज को वहां पे लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके बीच में एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो कहीं पे भी हमें क्या करना पड़ेगा एक जगह जीरो मानना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये चीज बोलते हैं कि ये हमारा हाथ है तो यहां से यहां आ रहा है यानी mgh आ रहा, तो mgh का मतलब क्या होता है कि यहां पे आपने जीरो मानना है, फिर यहां से mgh पोटेंशियल जो होता है, मान ली यहां से उठा के मास को यहां रखते हैं तो हमारे पास पता है कि उस मास के पास कितना एनर्जी हो जाएगा mgh। इसका मतलब यह है कि आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मान रखा है जीरो, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे mgh है। सेम सिचुएशन यहां पे है। अगर हम ये चीज मान लें कि सपोज मान लेते हैं हम क्या मान रहे उससे समझ में कर कि ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मेरा क्या है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और जो डाइपोल है हमारा वो लेट से सपोज मान लेते हैं ऐसे है, नहीं ऐसे, हाँ ऐसे है, ये हो गया प्लस चार्ज और यहाँ पे हो गया माइनस चार्ज, तो ये हमारा क्या है डाइपोल है ना, ये हमारे पास डाइपोल। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इस रिफरेंस लाइन से वो कितना है 90 डिग्री। मैं ये चीज बोलूंगा कि जब भी डाइपोल इस तरह से होगा ना तो यहां पे इस डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा जीरो। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब भी थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा जीरो होगा। ये हमने मान रखा है। अब ये मैंने क्या है मैंने मान रखा है यानी कंसीडर कर रखा है, कंसीडर है ना। अब यहां पे जैसे देखिए कि अगर सपोज मान लेते हैं कि जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो कितना होगा जीरो। तो मैं यहां से लिखूंगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हो गया कि नहीं, यहां पे देखेंगे पोटेंशियल जो हमारा होगा वो हमारा कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी जो होगा कि अगर मैं बोलूंगा थीटा का वैल्यू 90 रख दो तो u इज इक्वल टू कितना होगा माइनस में मॉड ऑफ p मॉड ऑफ e। अब cos के जगह पे क्या रखेंगे, cos के ऊपर 90 रखेंगे, तो जब भी cos का वैल्यू 90 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है हमारे पास, उसका वैल्यू जो होता है हमारे पास कितना हो जाता है जीरो प्लस में c। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि जब आपने वैल्यू 90 रखा है इसका मतलब ये कितना हो गया जीरो हो गया और ये हमारा हो गया pe प्लस में c, यानी c इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो। अगर आपने यहां पे पोटेंशियल को जब थीटा का वैल्यू 90 होता है तो पोटेंशियल आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रखा है जीरो। अगर यहां पे पोटेंशियल है जीरो इसका मतलब सी का वैल्यू कितना है जीरो, तो इसी सी का वैल्यू को हम लोग ये चीज देखेंगे वो जीरो है। तो एक्चुअली में अगर हम लोग बोले इस फॉर्मूला में कि हमको रखना पड़ेगा यानी पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है माइनस में पी इंटू ई इंटू cos थीटा, क्योंकि e का वैल्यू हम लोग ने क्या मान रखा है जीरो आया है। जब थीटा का वैल्यू अगर जब थीटा का वैल्यू 90 होता है वहां पोटेंशियल अगर जीरो है तो इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग c का वैल्यू हमारे पास कितना आता है जीरो आता है। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इस चीज को एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, उसको हम लोग बोलते हैं a डॉट b। इसका मतलब यह है कि माइनस में हम लोग ये बोलेंगे कि p डॉट ई, तो ये हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला
आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंपल सा मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन इसे किया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ P यानी का मोमेंट डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड cos थीटा विच इज इक्वल टू माइनस में P डॉट E। तो यहां से हमें क्या करना है, इसको रिमेंबर रखना है यानी याद करना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके बाद से एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, उसके बाद से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। कभी कभी आपसे ये चीज पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, वो चीज हमको ड्राइव करके बताओ, है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के लिए हम लोग ने क्या कर रखा है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पोटेंशियल हम लोग ने पढ़ रखा है। पोटेंशियल हमने क्या बोला था कि अगर आप इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो मानते हो तो किसी भी जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल वी हो जाएगा, पर किसके रिस्पेक्ट में, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब हम ये चीज बोलेंगे कि हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए यानी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, उस चीज का फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। तो वही चीज हम क्या करते हैं, अब ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, हम लोग हेडिंग ये डालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर हम इसी चीज को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम लोग ब्रैकेट में ये चीज बोल सकते हैं कि, या फिर ऐसे हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग ने क्या क्या शॉर्टकट में रख दिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, हम लोग वो चीज पढ़ने वाले हैं। अब इस चीज को समझने के लिए क्या करेंगे, हम इस बोर्ड के ऊपर दो तरह से बांट देते हैं, यानी करने का मतलब कि ये ऐसे है। अब आपके सामने हम डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको तो क्या करना है, सिर्फ डेरिवेशन को समझने की कोशिश करना है। अब हमें जो एक फॉर्मूला ड्राइव करना है उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक ये और एक ये क्यों बांट रखा है उस चीज को देखेंगे। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल जो डिफिनीशन होता है, हम लोग ने मैकेनिक्स में पढ़ा था, यानी वर्क पावर एनर्जी में हम लोग ने ये चीज देखा था कि किसी भी मतलब कि किसी भी चीज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा उसका फॉर्मूला होता है कि डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ये इसको हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर रखा है। और हम लोग ये चीज पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, और उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यहां से लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू द definition of potential, definition of change in potential energy, change in potential energy, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के डिफिनीशन के कारण वो क्या होता है कि किसी भी पोटेंशियल एनर्जी का जो डीवी चेंज होता है यानी छोटा सा चेंज होता है वो क्या होता है, माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज अ डिफिनीशन, यही होता है क्या, डिफिनीशन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिया है, तो हम ये चीज को क्या बोलते हैं उस चीज को देखिए। हम लोग ने इससे पहले यही चीज हम लोग क्या पढ़ा कि इसके पास क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो कैसे है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, तो इस डायरेक्शन में क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ये चीज पता है कि अगर हम यहाँ पे कोई क्यू चार्ज छोड़ दें, क्यू टेस्ट चार्ज छोड़ देंगे, तो सबसे पहली बात है इस क्यू टेस्ट चार्ज को छोड़ते ही हमें ये पता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा। वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यूटी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यूटी चार्ज, ये इसके ऊपर फोर्स लगा। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि इसी चार्ज का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है डी आर,
फोर्स लग गया, फोर्स के बाद से क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो जैसे यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम ये चीज बोल सकते हैं क्या, कि यहां पे एक वर्क हो गया, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट। जब भी फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट होता हो तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, वर्क। तो मैं यहां से ये बोलूंगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाई विच इज इक्वल टू, अब यहां पे जो वर्क होगा उसको, वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ई क्यू टी। ये क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू यहां से देखेंगे डीआर। डीआर हमारे पास क्या हो जाता है, डीआर हमारे पास एक प्रकार का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनटू, अब इनटू डॉट प्रोडक्ट है का मतलब क्या है कि इसके बीच में cos थीटा। तो हमें ये चीज पता है कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब यह है कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो मैं बोलूंगा कि cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यहां 1 रख लेंगे, है ना। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, फोर्स और क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं यहां से लिखूंगा du इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम लोग यहां से याद कर लेते हैं, यानी इसको यहां पे छोड़ देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द, यहां पे अब इस ये वाला हो गया, अब यहां पे बोलते हैं, अब यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द definition of चेंज इन पोटेंशियल। यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, यहां पे लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, अब पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या होता है उस चीज को बोल तो बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग ने ये चीज पढ़ता था कि पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट किसी सोर्स चार्ज के पास, यानी कहने का मतलब कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान लो क्यू सोर्स चार्ज है, तो कोई भी पार्टिकल किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज को लेके आ जाता है, तो यहां पे टेस्ट चार्ज करता है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है, इस सोर्स के कारण उसको ऐसे डिफाइन किया गया कि यहां से यहां लाने में जो वर्क करता है, उसी वर्क को इसी चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यूटी। ऐसे हम लोग ने क्या किया था, इस पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन किया था। लेकिन उसमें हम लोग ने ये चीज बोला था कि यहां पे पोटेंशियल को क्या माना है, 0। यानी इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल को 0 माना है तो यहां पे जो पोटेंशियल होता है वो v होता है। उसको कैसे डिफाइन किया गया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू r डिस्टेंस पर यूनिट चार्ज। तो ये डिफिनेशन किसका था, पोटेंशियल का था। लेकिन हम ये चीज बोलूंगा कि जरूरी थोड़ी नहीं कि उसको हम लोग हमेशा इंफिनिटी से लेके आए, हो सकता है कि इंफिनिटी से ना लाके कहीं और जगह से लाएं। सपोज मान लेते ये क्यू है, हम यहां से लेके आते हैं, यहां से यहां लेके आते हैं, यानी Q1 से Q2 पे लेके आते हैं। यानी जो हमारे कहने का जो मकसद है, हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से ना लाके एक पॉइंट से, मान लेते हैं ये जो हमारा पॉइंट है वो कितना है, R1 है, और ये हमारा जो पॉइंट है वो कितना है, अगर मैं बोलूंगा R2 है, तो ये है R1, ये है R2। अब मैं बोलूंगा R1 से R2 पे लेके आ जाता है एक टेस्ट चार्ज को, यहां से लेके आ रहे हैं। तो हम लोग ने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेके चला आया। अब जैसे हम यहां से यहां तक इस टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, तो यहां पे क्या होगा, तो वर्क करना पड़ेगा। अब हम ये चीज बोलूंगा कि जो यहां का जो पोटेंशियल ना रखे, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पे हम लोग ने 0 माना था, ये भी एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन एक्चुअली में यहां पे क्या है, 0 है, इसलिए यहां पे क्या हम लिख लेंगे, v। तो यहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से, R2 से R1 पे। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि R1 से R2 पे डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहां पे टेस्ट चार्ज, यानी जिस टेस्ट चार्ज को आप लेके आ रहे हो। तो ये हमारे पास क्या है, डिफिनीशन है। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से हम यहाँ पे यही चीज तो लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा v या फिर और छोटा, यानी ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, यानी dr डिस्टेंस है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि dv विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से, R1 से R2 डिवाइडेड बाय QT चार्ज। QT चार्ज हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो हम ये चीज बोलूंगा कि अगर हम यहां से वर्क निकाल ले, है ना, तो इसको हम लोग यहां फेंक देंगे। तो यहां से बोलेंगे कि dv इज इक्वल टू QT
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से, R1 से R2 पे। तो यहां से देखेंगे dV QT इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल R1 से R2। अब ये चीज देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे देखेंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, तो यहां पे देखेंगे जो वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो किसके बराबर है, एक्सटर्नल एजेंट इनटू डी आर। यानी ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस में ई डॉट क्यू टी। इसका मतलब ये है कि इस वर्क डन को हम लोग क्या करेंगे, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डीवी से, क्योंकि ये भी किसके इक्वल है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं इसको यहां, यानी इसका जो डीवी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं बोलूंगा कि ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो चीज है वो इसके इक्वल है, क्योंकि ये और ये इसके इक्वल होता है। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि इस डीवी को तो यहीं छोड़ देते हैं, क्यूटी को यहीं छोड़ देते हैं, इस वर्क डन को हम क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, माइनस में ई क्यू टी इंटू डी आर। तो इस चीज को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, वो लिख रहा है, उस चीज को देखने की ध्यान दीजिए। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू टी इंटू कितना होगा, डी आर। अब यहां से ये चीज देखेंगे कि क्यू टी से क्यू टी कैंसिल आउट। अब यहां से बोलेंगे कि डीवी इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। यहां से हम लोग चीज देख सकते हैं, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से लिखेंगे इसको, मैग्नीट्यूड नहीं होगा यहाँ पे, ये हमारा पास हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे बोलेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अच्छा, इस चीज को हम लोग और आगे भी लिख सकते हैं कि डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, यानी क्या हो जाए, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू डी आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहां से हम लोग ने एक फॉर्मूला को पढ़ रखा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या बोलता है, फॉर्मूला हमारा ये चीज बोलता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, है ना, ये इसके बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइड हम इसको पहले मिटाते हैं, फिर इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या होगा, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहली बात है कि फॉर्मूला जो हमारे पास आया है, माइनस में ई डॉट डी आर, ये हम लोग ने क्या किया, ड्राइव कर रहा, फाइनल रिजल्ट आया है। अब इस चीज को हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि ई डॉट डी आर जो होता है वो पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो मैं यहां से लिखूंगा, माइनस तो माइनस रहेगा, तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग चीज देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो आया है वो हमारा ये आ गया। लेकिन एक चीज और हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहां से हम लोग ये चीज बोलेंगे कि dv इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर। अब इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस में dv, और ये हमारा आर जो है वो कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन भी आ गया, है ना। यानी यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे, यहाँ पे क्या है, डीवी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन है। तो यहां से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस में डीवी डिवाइडेड बाई डी आर। अब ये चीज आ गया, हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट केस को देखते हैं। डिफरेंट केस का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मान लेते हैं, मैं बोलूंगा केस 1 को अगर कंसीडर कर ले कि केस 1 है ना, तो केस 1 में अगर हम लोग कंसीडर करें कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारा क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस में ई डॉट डी आर। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया ऐसे, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो कुछ ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या बोलूंगा, इसमें दो पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। दो पॉइंट हमारा, कोई से भी दो पॉइंट है, इसको मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है।
अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2, हमें नहीं पता है कि किसका वैल्यू कितना है। हम क्या बोलते हैं कि सिंपल सा यहां से हम उठ के यहां चले जाते हैं, तो ये dr, इसका मतलब यह है कि V1 V2 जो है बहुत क्लोजली है। हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, अगर हमसे ये चीज पूछ जाता है कि इसका पोटेंशियल कितना है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनके बीच का डिस्टेंस है, तो हम इलेक्ट्रिक क्या लेता है, डिफरेंस निकाल सकते हैं किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो मैं यहां से बोलूंगा कि dv, हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में हमको निकालना है कि V1 कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो dv इज इक्वल टू माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr, ये हमारे पास ऐसा हो गया। मैं बोलता हूं कि इफ यहां से देखा जाए कि थीटा का वैल्यू कितना है, तो मैं बोलूंगा थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 0। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr। यहाँ पे ये देखेंगे E और D, यानी इन इलेक्ट्रिक फील्ड और टू dr के बीच का एंगल कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में देखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब यह है कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0। अगर थीटा का वैल्यू है 0, इसका मतलब यह है कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहां से लिखना चाहूंगा कि dv इज इक्वल टू माइनस में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब ये चीज देखिए कि कॉस के वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, 1। इसका मतलब यह है कि माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और dr का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1। ये आ गया। अब यहां से ये चीज देखिए कि dv यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द dr। यहां से एक चीज देखेंगे तो ये होगा कितना, dv यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो कितना होगा, माइनस v1 माइनस में v2। ये इनके नहीं सॉरी डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v2 माइनस v1 विच इज इक्वल टू माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr वेक्टर। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि इसका हमें क्या लिखना है, मॉड लिखना है। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका भी क्या लिखना है, मॉड लिखना है। तो इसके बीच में अगर देखें तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये मॉड हो गया, ये मॉड हो गया। अच्छा अब ये समझ में आ रहा कि इनका ओवरऑल देखा जाए तो जो वैल्यू आने वाला वो निगेटिव आने वाला है। निगेटिव कब आएगा, जब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, यानी ये 10 होगा ये 5 होगा तो -5 आएगा, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि V1 जो होगा वो मेरा ग्रेटर देन होगा, वो किससे होगा, V2। यानी V1 जो है वो ग्रेटर देन किसके है, V2। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि देखो V1 V2, अब V1 से V2 जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि V1 ज्यादा है V2 कम है। इसका मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग, पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग, डिक्रीज होगा, कहां डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा, है ना। तो ये हमें लिखना, तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस का मतलब क्या है कि अगर हम लोग सेकेंड केस को कंसीडर करें, सेकेंड को कंसीडर करने का मतलब ये हो गया कि अब हम लोग क्या करेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, कुछ अलग ले लेते हैं। थीटा का वैल्यू अलग का मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग क्या किया, थीटा का वैल्यू जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और dr का जो डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। अब मैं क्या ले रहा हूं उसी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं लेता हूं केस 2। इस केस में क्या होगा कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ही है, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ई। अब ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सिंपल सा मतलब है, हम दो पॉइंट को कंसीडर कर लेते, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब हमारा जो डायरेक्शन होगा, अब मैं क्या बोलूं कि इधर नहीं जाके अब मैं इधर आ रहा हूं, यानी कि मैं अब इधर जा रहा हूं। इधर जाने का मतलब ये हो गया, अगर मैं बोलूं इसको V1 और इसको बोलता हूं V2, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो dr जो हमारा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब कहने का मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो मैं बोलूंगा कि इफ थीटा की वैल्यू कितना है 180 डिग्री,
180 डिग्री है ना, क्योंकि एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डीआर ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बीच के पोटेंशियल कितना वो हमें पता करना है। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला तो हमारा ये है, तो इसी चीज को यहां पे क्या करेंगे, यूज कर देंगे। तो dv इज इक्वल टू माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब मैं ये चीज बोलूंगा, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड ऑफ r इंटू कॉस थीटा, ये चीज हो गया। यहां से ये चीज देखेंगे, cos का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री यानी -1। इसका मतलब ये है कि इसका माइनस और ये माइनस मिलके कितना होगा, प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr हो गया हमारा ऐसे। अब यहां पे ये चीज देखिए कि dv यानी v2 माइनस v1 जो होगा हमारा, वो क्या हो रहा है, वो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमें क्या कर रखना है, इसका भी मोड है, इसका मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये चीज हमको देखने का मतलब ये है कि हमेशा ये मोड आ रहा है, अब ये पॉजिटिव, अब ये प्लस कब आएगा, जब ये इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा, तभी तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बोलूंगी ये 10 है, ये 5 है, तो 10 में से 5 है तो कितना आएगा, -5। लेकिन ये 10 है, ये 5 है, तो 10 में से -5 होगा तो कितना पड़ेगा, -5। इसका मतलब यह है कि यहां से v2 जो v2 होगा वो ग्रेटर देन v1 होगा। इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो ये चीज है, तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे कि इन द opposite direction of electric field potential will be decreasing, potential will be decreasing। क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड केस ले लेते हैं। अब थर्ड केस का क्या मतलब है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए थर्ड केस का एक्चुअल मतलब क्या होता है उसको देखिए। इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि अब थीटा की वैल्यू क्या हो सकता है, 180 ले लिया है ना, 0 डिग्री ले लिया, और अब हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं। अब ये जो होता है वो मोटा मोटी, बाकी इसके बीच में आपको जितना लेना है लीजिए, आपके पास क्या है फॉर्मूला को अप्लाई कर देगा आएगा। लेकिन हम लोग क्या करना है कि केस 3 हम लोग लेते हैं। केस 3 का मतलब क्या है कि वही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये चीज हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दैट, कुछ ऐसे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहां से है। अब मैं बोलूंगा कि इफ, यानी ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर मैं बोलूंगा कि थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, इसका मतलब यह है कि cos 90 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो हमें ये चीज पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये बीच का डिफरेंस, आखिर एंगल किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब यह है कि dr का जो है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा dr है, ये हमारा क्या है, dr है, ये हमारा क्या है, dr है। यानी कि हम जो dr होता है वो कहां जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। ऊपर के डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे कितना होगा, v2, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। तो मैं यहां से ये चीज देखूंगा कि अगर मैं से पूछा था कि v1 v2 में कौन ज्यादा है, ये हमें पता है, तो हम डायरेक्ट से क्या लगाएंगे, हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन हमारे पास क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ dr इंटू cos थीटा। अब यहां पे देखेंगे cos थीटा का वैल्यू कितना है, 0। इसका मतलब ये है क्या, टोटल 0 हो गया। अब ये जैसे टोटल 0 हुआ है, इसका मतलब ये है कि dv का मतलब क्या हो, चेंज इन पोटेंशियल। तो v1 माइनस में v2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि v1 इज इक्वल टू v2। तो ये हमारे पास क्या है, यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि v1 इज इक्वल टू v2, दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या है,
सेम है, जितना इसका वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू है, तभी तो कि इसका क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अब यहां से ये चीज देखिए कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हैं तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास का इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन जिस लाइन पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं कि दिस इज ए इक्विपोटेंशियल लाइन। दिस इज इक्विपोटेंशियल लाइन। ये हमारे लिए क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, यानी इसके ऊपर आप कहीं पे चल जाओ हर एक जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल होगा। अब ये लेकिन इसके बाद भी एक और आता है, देखिए जैसे ये एक प्रकार का इक्विपोटेंशियल लाइन है, उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होता है ना। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखिए इस फॉर्मूला से तो हम आपको नहीं बता रहा, लेकिन कोई दूसरा फॉर्मूला उससे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब, क्या होगा कि सपोज मान लेते हैं कि कोई ऐसा हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। इक्विपोटेंशियल हमको थोड़ा समझा रहा हूं, तो इसमें केस 3 हो गया ना, केस 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। लेकिन ये एक प्रकार का कंसेप्ट है। मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे क्या क्यू चार्ज है, कोई भी एनी क्यू चार्ज, कोई सा भी क्यू चार्ज है, कोई सा भी क्यू चार्ज है। अब मैं बोलूंगा कि यहां से एक r डिस्टेंस पे चल गए हम, यहां से एक r1 डिस्टेंस पे गए। हमें ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वो चारों तरफ से निकलता है। यानी सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चारों तरफ से बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो किसी स्फीयर के सेंटर पे है और वो ऐसे निकल रहा बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा। तो यहां से हम ये चीज बोलूंगा कि अगर मैं यहाँ पे एक प्रकार का स्फीयर कंसीडर कर ले, तो ये क्या है, इस स्फीयर के वो सेंटर पे है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि यहीं से हम एक r2 डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, r2 डिस्टेंस कंसीडर हो गया। उसके सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है, r2 डिस्टेंस है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि कोई तीसरा, अगर सपोज मान ले r3, अगर मान ले ये r2 है, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, r3। अब ये चीज बताइए कि यहां पे अगर सपोज मान ले एक पोटेंशियल V1 मान ले, यहां पे पोटेंशियल V2 मान ले और यहां पे पोटेंशियल V3 मान ले, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि V1, V2, V3 का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, हर आदमी बता सकता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का, वो हमारे पास होता है कि क्या होता है, पॉइंट चार्ज पे पोटेंशियल की V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R। अब हमें ये चीज पता है कि KQ ये दोनों कांस्टेंट है, पर R हमारे पास क्या है, पोजीशन है। अब हम ये चीज देखेंगे कि इसका पोजीशन R1 जो है वो छोटा है, R2 जब बड़ा है, उससे भी बड़ा क्या, R3। और जैसे जैसे हम R2 का मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। इसका मतलब ये है कि V जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इसका मतलब ये है कि V1 जो होगा ग्रेटर देन होगा V2 से, ग्रेटर देन होगा V3 से। ये हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन अब मैं इसी पॉइंट पे क्या कंसीडर कर रहा हूं, अगर सपोज मान लेते हैं यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि V1 डैश, अब मैं क्या बोले, यहां हो गया V1 डैश, और इसी जगह पे ये कितना V2, तो यहीं पे अगर हम कंसीडर कर लें V2 डैश, ये V1 डैश हो गया, ये V2 डैश हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि अब V1 और V2 का अगर हम लोग बात करें तो यहां से हमको ये चीज दिखता है कि V1 डैश इज इक्वल टू V1 के बराबर होगा और V2 डैश इज इक्वल टू V2 के बराबर होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि यहां से देखा जाए कि V1 का डिस्टेंस इक्वल है और V डैश का डिस्टेंस इक्वल है, और यहां पे देखेंगे सिर्फ R ही चेंज हो रहा है। तो अब यहां से KQ बाई R, ये तीनों क्वांटिटी जो होता है ये पूरे सरफेस के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि R1 के जो स्फीयर हमने कंसीडर किया है उसका हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। किस लिए सेम होगा, इसलिए वो सेम होगा क्योंकि हर एक पॉइंट जो होता है वो r डिस्टेंस पे है, और हर पॉइंट अगर r डिस्टेंस पे हो तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ये और ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्योंकि ये एक प्रकार का सिर्फ एक लाइन था, ये क्या है, एक प्रकार का स्फीयर का सरफेस है। तो मैं इसको बोलूंगा इक्विपोटेंशियल
सरफेस है। ये हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये हमारा क्या था, एक प्रकार का कंसेप्ट है, एक प्रकार का क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए आता है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टी। देखिए कंडक्टर जो होता है ना, उसको पढ़ने के लिए मतलब एक प्रकार का समझा जाए तो कि बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। जो कंडक्टर होता है ना, अच्छे अच्छे बच्चों की ना जान निकल जाती है सिर्फ उस चीज को समझने के लिए। लेकिन अगर सारे कंडक्टर के जो कंसेप्ट है ना, कुछ 6-7 पॉइंट में ना सब खत्म हो जाता है। अगर आपको वो 6-7 पॉइंट क्लियर है, माने आपको सपोज मान ले कि आपको वो 6-7 पॉइंट जो है वो याद है, या फिर उसके बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आपका कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। लेकिन अगर वो 3-4 पॉइंट जो है हमारा, अगर वो आपसे क्लियर नहीं होता ना, तो फिर आपसे क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल है, अच्छे लेवल का आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जो भी पॉइंट बताया जाए उसको क्या करना है, पहले कंसीडर करना है, यानी मानना है ना। चीजें क्या है, चीजें जो होता है प्रॉपर्टी लिखा होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसको मैं समझा दूं। तो फिर मैं लिखता हूं, सबसे पहले क्या है कि पहले हेडिंग हम लोग डालते हैं कि कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसके बाद से इसका ऑपरेशन करेंगे और फिर इसको समझेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो मैं हेडिंग डालता हूं, क्या मैं हेडिंग डालता हूं, कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात है कि कंडक्टर क्या होता है। सिंपल सा मतलब, देखिए दुनिया की कोई भी चीज किससे बना होता है, दुनिया की हर एक चीज जो होता है वो आइटम से बना होता है। लेकिन हर एक आइटम का जो होता है अपना अपना एक टेंडेंसी होता है। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या करते हैं, लूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जो भी आइटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, यानी अपने ऑर्बिट से निकाल देते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर का सिंपल सा डिफिनेशन ये होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो, कहां पे, इजिली मूव करने के लिए। तो उसके में हम लोग ये चीज देखेंगे कि कोई सा भी हमारे पास एक प्रकार का कंडक्टर, एक मान लीजिए कंडक्टर कोई भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है यानी पूरा ब्रह्मांड जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, एटम से। और हर एक आइटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक इंसुलेटर बन जाएगा और एक प्रकार का हमारा क्या बन जाएगा, कंडक्टर। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आइटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या करते हैं, लूज नहीं करते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करते हैं। इसलिए कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं तो वो हमें क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है किस चीज के लिए, कंडक्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पास करना देंगे, यानी वो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाने के लिए मदद करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करेंगे। इसी तरह अगर हीट है तो हीट को भी यहां से डालेंगे तो वो भी क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पे। तो कंडक्टर का मतलब ये होता है सिंपल, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और वो क्या होना चाहिए, इजिली टू मूव होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए। अब यहां से ये चीज होता है कि देखिए कंडक्टर जो होता है वो चार्जेबल भी होता है फिर अनचार्जेबल भी होता है। क्यों कि किसी कंडक्टर में से अगर हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज बन जाएगा, या फिर उसमें से कोई चार्ज निकालेंगे तो वो चार्ज क्या होगा, उसके अंदर चार्ज हो जाएगा। मान लें कि निगेटिव निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निकालेंगे तो निगेटिव बच जाएगा, ये चीज है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल आइटम है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है, फिर भी वो जो होता है वो उसके अंदर कंडक्टिविटी होता है, वो कंडक्ट कर सकता है ना। अब उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम क्या करते हैं कि एक प्रकार के एक मतलब कंडक्टर को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास कंडक्टर है जिनमें, अब कंडक्टर का कोई भी शेप हो सकता है, एक रेगुलर, इनरेगुलर, है ना, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम एक जनरल ले लिए और हम ऐसा मान रहे हैं कि पूरे कंडक्टर में जो है वो मटेरियल क्या है,
भरा पड़ा है, पूरे कंडक्टर में क्या है, मटेरियल भरा पड़ा है। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि सपोज मान लेते हैं कि यहां पे क्या है, प्लस का चार्ज, प्लस चार्ज है, यानी इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से। अब ये जो प्लस का चार्ज है ना, मैं इसको बोलूंगा न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का चार्ज है। ये जो प्लस का चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस में क्या होता है, बॉन्ड होते हैं और वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या होता है, हमारे लिए फिक्स्ड होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन सा, पहली बात है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो, जो आइटम्स के अंदर बॉन्डेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कोई काम के नहीं होते हैं, जैसे इंसुलेटर में होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो होते हैं फ्री टू मूव होते हैं। फ्री टू मूव का मतलब क्या होता है, फ्री टू मूव होते हैं। फ्री टू मूव मतलब क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी क्या हो सकते हैं, मूव कर सकता है कहीं पे भी। तो अब मैं इसमें ये चीज बताना चाह रहे हैं, यानी हम आपको ये चीज बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो होते हैं वो क्या होता है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉस्ट फ्रॉम ऑर्बिट। ऑर्बिट से क्या होता है, ये लॉस्ट होता है। लॉस्ट का मतलब ये होता है ऑर्बिट से ये निकले होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, यानी कंडक्ट करने के लिए। तो यहां से ये चीज हमारा हो गया। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं क्या, कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण क्या हो, ये कंडक्टिविटी कर सकता है। तो मैं यहां से अगर डिफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि कंडक्टर है ना। सबसे पहली बात है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि अ बॉडी हैविंग large number of free electron है ना, ए बॉडी लार्ज नंबर ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए बॉडी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मूव करें, है ना, इजी टू मूव, मैं बोलूंगा इजी टू मूव हो सकता है, कहां, इनसाइड द कंडक्टर। तो ये हमारा एक बॉडी होता है, ए बॉडी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इजी टू मूव, जिसके अंदर क्या होता है, इजी टू मूव कर सकता है। अब इसका क्या है, अब मैं इस चीज को क्या कर सकता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंडक्टर तो समझ में आएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको हेडिंग लिखा है कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखने जा रहे हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टीज को पहले मैं लिखता हूं, फिर उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो पहले प्रॉपर्टीज क्या है वो चीज को देखिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूं, यानी अगर मैं यहां से बोलूं कि प्रॉपर्टीज जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, है ना, ये देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। बोलता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलता है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the material of conductor, inside the material of conductor, material of conductor, inside the material of conductor, the net electric field the net electric field is zero inside the material of conductor due to all the charges, मैं बोलूंगा due to all the charges, हर चार्जेस के वजह से, है ना। अब जो चार्ज होगा वो क्या होगा, दो तरह से हो सकता है, इनसाइड द और आउटसाइड द। यानी कहने का मतलब है कि कुछ चार्ज ये होगा कि कंडक्टर के ऊपर होगा,
है ना, या कुछ चार्ज ये होगा जो कंडक्टर से अलग होगा। तो इसका मतलब ये कंडक्टर के ऊपर हो या कंडक्टर के बाहर हो, किसी भी के लिए जो इलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के मटेरियल के अंदर वो क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं यहां से लिख दूंगा कि इनसाइड चार्ज या फिर आउटसाइड चार्ज। तो मैं लिखूंगा इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज या आउटसाइड चार्ज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का हो या फिर कंडक्टर के बाहर का, हर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अलग होता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, यानी बहुत सारे डिफरेंट केस हो सकते हैं। मैं फर्स्ट केस आपको शायद क्या जाता है डिस्कस कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा कि केस 1 है ना। केस 1 का मतलब क्या है कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई सा भी बॉडी है हमारे पास, लेट्स से सपोज मान लेते हैं एक प्रकार का न्यूट्रल बॉडी है ना। अब ये प्रकार क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो आपसे ये चीज पूछा जाए कि मटेरियल का, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, इसका मतलब ये है कंडक्टर और ये है इसका मटेरियल। तो इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर कर लें, यानी यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा, जीरो। यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, देखेंगे तो जीरो है ना। यहां पे भी देखेंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, जीरो है। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, इसलिए जीरो है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, सेम। जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही चार्ज निगेटिव है। तो किसी भी पॉइंट पे ये देखेंगे कि प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज दोनों का चार्ज क्या होगा, बराबर। इसलिए यहां पे चार्ज ही नहीं है, और जहां पे चार्ज ही नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी आप कंसीडर कर लो, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब ये है इस कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी तुम एक पॉइंट कंसीडर कर लो, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2 का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे, है ना, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली देखिए, मैं ये चीज बोलूंगा कि केस 2 में अगर हम लोग कंसीडर कर ले, केस 2 है ना। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि सपोज मान ले ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। पहले कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब मैं क्या बोलूंगा कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज देते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होगा हमारे को याद रखना है। सबसे पहली बात है कि अगर सपोज मान ले हम इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना हम दे दिए, यानी कहने का मतलब ये क्यू चार्ज है, यहां से इसको इंजेक्ट कर दिए, तो चार्ज इज इंजेक्टेड, चार्ज इज इंजेक्टेड। चार्ज हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे इसके अंदर चार्ज करते हैं ना, तो वो क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात है कि आपने यहां पे क्या दिए, चार्ज दिए। तो चार्ज जो होता है, हमें ये चीज पता है कि वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होता है ना। यानी कोई भी चार्ज होता है मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का होता है उसके वो मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे जो चार्ज है वो बिखरे टाइप के होते हैं, है ना। अब हमें ये चीज पता है कि यहां पे ये प्रकार का कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर एक एबिलिटी होता है कि चार्ज इजी टू मूव होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज जो होता है वो इजी टू मूव हो सकते हैं। अब ये बताइए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। अब जैसे इसको रिपल करेगा और इसके पास ऑप्शन है कि वो मूव कर सकता है, लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर हम चार्ज को इंजेक्ट करते हैं तो जहां रखते हैं ना वहीं पे वो रहता है, चाहे वो जितना भी एक दूसरे को रिपल कर ले। इसलिए कि एक दूसरे को तो रिपल करेगा लेकिन वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि उसके अंदर वो मूव कर जाए। लेकिन इस चार्ज के अंदर इतनी एबिलिटी होता है, क्या होता है, वो इजी टू मूव हो सकता है, यानी मूव कर सकते हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि जितने भी चार्जेस हैं वो कहां चले जाते हैं, तो सब का सब जो चार्ज होते हैं वो कहां चले जाते हैं, सरफेस पे चले जाते हैं। अच्छा, सरफेस पे क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, इसके ऊपर। अब इसके बाहर थोड़ी नहीं जाएंगे। अगर कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर ही रहेगा, बाहर कैसे जा सकता है। तो ये क्या होता है कि जितने चार्जेस है ना, सारे के चार्ज कहां चल जाते हैं, वो सरफेस पे चल जाते हैं। टोटल का टोटल जो होता है वो चार्जेस कहां चला जाता है, सरफेस पे, यानी सरफेस के ऊपर सारे के सारे चार्ज चले जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहां से यह याद रखना है कि ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ ए चार्ज ऑल द चार्जेस कम टू सरफेस।
हमेशा कहां आ जाते हैं, सरफेस पे। याद रखिएगा, मैं ये नहीं बोलता कि बाहर वाला सरफेस, अंदर वाला सरफेस, बट सरफेस पे चला जाता है। इसका मतलब यह है कि मटेरियल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंडक्टर के अंदर सरफेस पे होता है। अब यहां पे एक ही सरफेस है, आउटर सरफेस। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे चार्ज कहां चला जाएगा, आउटर सरफेस पे, पहला चीज। अच्छा, इसका दूसरा भी कारण है। देखिए, हमें ये चीज पता है कि 2 पॉइंट चार्ज है, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में मान लेते हैं r डिस्टेंस है, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो एनर्जी होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r। अब यहां से ये चीज बोलिए कि अगर जितना छोटा r रहेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके पास, उतने क्या होगा, उसके पास एनर्जी होगा। हमें ये चीज पता है कि दुनिया की कोई भी चीज, हर एक चीज जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है। अब क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज अगर पास पास रहेंगे तो उनके पास क्या होगा, उन दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेगा, दूर चला जाएगा। दूर इसलिए जाएगा क्योंकि उस पास मतलब की पॉसिबिलिटी है कि वो दूर जा सकता है, कंडक्टर है, मतलब वो क्या करे, एक दूसरे को रिपल करके दूर चला जाएगा। तो पहले तो कंडीशन ये है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपल करेगा। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि कोई भी सिस्टम हमेशा मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, तो यहां से ये चीज। अब कहने का मतलब यहां पे ये चीज देखिए कि पहला पॉइंट हमारा ये है कि इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता है, उस चीज को देखिए। हमें ये चीज पता है कि जितने सारे चार्जेस है, चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाता है, निगेटिव चार्ज पर, क्योंकि हर एक चार्ज जो होता है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जो होता है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, यानी निगेटिव पे मिलेगा। और यहां पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास कोई निगेटिव नहीं है, इसका मतलब है इससे जो निकलने वाली लाइन है, अब यहां पे कोई निगेटिव नहीं है, तो वो कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे। क्योंकि हमने क्या मान रखा है कि इन्फिनिटी पे बहुत सारा भंडारा है, किसका, निगेटिव चार्ज का। इसका मतलब है कि यहां से चार्जेस निकलेगा और कहां पहुंच जाएगा लाइन है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या रखा है, निगेटिव चार्ज। अब कोई ये बोल सकता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा निगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर आ जाए तो कहां टर्मिनेट होगा, निगेटिव है ही नहीं, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, कहां चल जाओ, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं कि ये जो चार्जेस है, हमेशा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है, वो कहां पहुंचेगा, तो वो हमेशा इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। वो कहां पहुंचेगा, तो हमेशा वो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं होता है। अब इसके जगह पे देखेंगे, इसके आसपास हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो यहां से भी एक चीज हमारा प्रूफ होता है कि ऑल द क्या हो जाता है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, बाहर होता है, इनसाइड नहीं होता। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो जीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, जीरो है। तो यहां से हम बोलेंगे, तो मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट हमारा ये है यहां पे कि जो चार्ज होता है ऑलवेज कहां चला जाता है, सरफेस पे। तो मैं लिखूंगा कि चार्ज ऑफ ए मेटल, मैं लिखूंगा चार्ज ऑफ ए मेटल always move to, या always try to move, always move to surface of कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं होता है। तो इस चीज को मेरे जो टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने ये चीज बोला कि ये क्या जाता है, कंडक्टर में चार्ज ऐसे तैरता है जैसे पानी में लकड़ी तैरता है। कभी बताओ, कभी ये हो सकता है कि पानी के अंदर लकड़ी जो है वो मतलब कि कहीं रुक सकता है, डूब सकता है, नहीं डूब सकता है, हमेशा क्या होगा, तैरेगा। तो जिस तरह पानी में लकड़ी तैरता है उसी तरह कंडक्टर में चार्ज तैरता है। तो चार्ज हमेशा कहां जाएगा, सरफेस पे। तो यहां से ये चीज है कि चार्ज ऑफ ए मेटल ऑलवेज मूव टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे होगा। अब ये हो गया केस 2। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो है। अब हम लोग क्या करते हैं, केस
3 लेते हैं, केस 3 और हमारे लिए बेहतर है। अब देखिए कैसे हम क्या करते हैं कि वही हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है ना, कोई सा भी न्यूट्रल बॉडी है, मैं इस चीज को बोलूंगा, मैं हर केस लेके आपको ये लाइन प्रूफ करना चाह रहे हैं, आपको तो सिर्फ इसको रटना है, लेकिन हम हर किसी सिचुएशन में लेके आपको बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े और आपको लगे कि हाँ चीज जो बताया वो उन्होंने सही बताया है। अब हम ये चीज बोल रहा हूं कि ये तो हम मान लेते हैं इसको न्यूट्रल है हमारे लिए, ये क्या है, न्यूट्रल है। अब यहां पे अगर सपोज मान लेते हैं एक क्यू चार्ज यहां पे रखते हैं, जैसे यहां पे क्यू चार्ज है, ज्यादा दूर कर दिए और पास लेके आते हैं, यहां पे क्या है, क्यू चार्ज है। हमें ये चीज पता है कि हमेशा क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और निगेटिव पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो निकलना स्टार्ट होगा। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो निकलना स्टार्ट होगा। तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 पूरा क्या होगा, निकलेगा। अब ये जो बनाया है ना, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। देखिए कैसा होता है कि अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास क्या है, मेटल है ना। मैं ये चीज बोलूंगा कि जैसे यहां से निकलता है तो यहां से क्या हो रहा है, लाइंस निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहां से टर्मिनेट हो रहा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि मैंने आपको यहां से ये चीज दिखलाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है इसके अंदर इंटर नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, देखिए हमें ये चीज पता है कि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि उसके पास बहुत ही क्या इलेक्ट्रॉन है। अब ये चीज बताइए कि जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होता है, हमेशा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, किसके ऊपर पे, चार्ज की वजह से। अब इसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो वो क्या करता है, खींचे उसकी तरफ आ सकता है ना। यानी कहने का मतलब कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होता है, चार्ज। अब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, चार्ज नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर डायरेक्शन में, अब नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ये चीज देखते हैं कि इसके पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास कहां आ जाएंगे, कंडक्टर के सरफेस पे आ जाते हैं। तो जैसे कंडक्टर के सरफेस पे आते हैं तो हमें ये चीज पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, पर नेगेटिव लाइन पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। इसका मतलब यह है कि जितने सारे इससे लाइन निकलेगा, सारे के सारे लाइन कहां टर्मिनेट हो जाएंगे, इस नेगेटिव लाइन पे। तो जो भी लाइन यहां से निकला, अब यहां पे वो चीज पहले से खड़े हैं, मान ली वहां से क्या हो रहा है, लाइंस आ रहा, अब मैं यहां से खड़ा हूं, मान ली हमारे पास कोई ऐसी चीज है कि हम लाइन को रोक सकते हैं। अब वो जो चीज है हम जिससे रोक रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से ऐसे आया, हम ऐसे खड़े हैं, अब जैसे आ रहा है वहां पे खत्म हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, खत्म। तो यहां से आ रहा हूं ऐसे लेके खड़े हैं, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो क्या कर रहा, उड़। जैसे हम लोग इसमें नहीं देखते थे, अरे कोई फ्री में देता है तो ऐसे करके त्रिशूल होता है तो खच 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 मारता है, तो ऐसे रुका हुआ, तो ऐसे आया ऐसे रुका हुआ, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या आता है, आके वहां पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या करें, सारा रुक जाएंगे। बट अब देखिए इसका मतलब, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे तो रिपल्सन होता है, तो वो क्या होंगे कि थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस चार्ज। अब हमें ये चीज पता है कि प्लस प्लस चार्ज का मतलब ये होता है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है उतना ही पॉजिटिव लाइन इधर शिफ्ट होता है। तो जितना नंबर ऑफ लाइन को ये क्या लेता है, जितना नंबर ऑफ लाइन को ये ऑब्जर्व करता है उतना ही नंबर ऑफ लाइन निकल लेता है, क्योंकि जितना निगेटिव चार्ज इधर होगा उतना पॉजिटिव चार्ज उधर होगा। तो जितना नंबर ऑफ लाइन को ये इंटर कर लेता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उतने यहां से निकलता है। तो यहां से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कितना हो गया, 0, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने ही नहीं दिया, आता तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ही हम लोग क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पे है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको क्या करना, लाइन में एक टेंजेंट खींच दो, वही हमें क्या देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे लाइन ही नहीं है तो कहां से टेंजेंट खींचेंगे, जब टेंजेंट नहीं खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो क्या होगा, 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा लिए 0 नहीं होगा। तो यहां से फिर से वो चीज प्रूफ हो गया क्या,
कि यहाँ पे देखें कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। अब एक दो केस और लेते हैं, वो क्या होता है, अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि देखिए ये तो न्यूट्रल बॉडी था, अब मैं इसको चार्ज दे दो, यहाँ पे भी चार्ज रख दो, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा। क्या होगा वो देखते हैं। तो अब क्या है, ये हो गया सेकेंड केस, ये हो गया थर्ड केस। अब लिखते हैं फोर्थ केस। अब फोर्थ केस क्या है उसको देखिए, यानी केस अगर हम बोले तो केस हमारे लिए 4 हो गया। 4 केस को देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि सपोज मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर है, मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां पे क्या है, क्यू चार्ज। अब क्यू चार्ज से क्या होगा, चार्जेस निकलता है। अब जैसे यहां से चार्ज निकलेगा, अब ऐसे मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इसको ऑलरेडी मैंने भी चार्ज दे रखा है, ये कंडक्टर है, यानी इसके अंदर ये मटेरियल है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इसको हम पहले से क्यू चार्ज दिए हुए हैं। अब जैसे पहले से चार्ज दिए हैं तो इसके पास प्लस 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 चार्ज है पूरा, हर जगह पे। अरे हर जगह पे कितना चार्ज है, प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस प्लस चार्ज है। तो यहां से ऐसे निकल रहा है, ले 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 ले, है ना। अब इसका मतलब क्या है, हमें ये चीज पता है कि जो भी चार्ज होगा कंडक्टर पे डालेंगे तो वो कहां चला जाता है, सरफेस पे। तो सारा का सारा चार्ज कहां पे तैर के चला गया, सरफेस पे। अब सारा का सारा जो है वो अगर सरफेस पे तैर के चला गया है तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये लाइन यहां आता है ना, तो यहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का बारिश हो जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का बारिश जो होता है वो इन लाइन को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब जितना इन लाइन को ऑब्जॉर्व करेगा वहां से क्या होगा, ये प्लस लाइन। अब तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि सर यहां से जो भी लाइन निकलता है ये निगेटिव उसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी वहां से टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन उतना ही लाइन क्या करता है, ये पॉजिटिव बाहर लेके चला जाता है। तो फिर वो सर जो पहले से चार्ज था उसका क्या, तो उसका आंसर हम ये चीज बताएंगे कि पहले वाला चार्ज करके तो अंदर तो आता ही नहीं है। पहले वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता ही नहीं है, वो तो हमेशा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जो बाहर निकल गया उसके बारे में क्या सोचना, वो तो हमेशा बाहर है। लेकिन जो अंदर घुस रहा है उसको रोक रहा है। अब जितना इधर वो रोकता है उतनी उधर निकल जाता है। इसका मतलब यह है कि इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब यह है कि यहां से क्या होगा, लाइनें निकलेगी, जितना यहां लाइन होगा उतना ही वहां लाइन निकलेगी। इसका मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये हमारे पास कुछ चार्ज है। अब कंडक्टर, अब जो कंडक्टर होता है ना, लेकिन ये भी कंडक्टर होता है वो दो तरह से होता है। अब एक जैसे सपोज मान लीजिए ये क्या है, पूरा सॉलिड है। सॉलिड का मतलब कि हर जगह क्या है, मटेरियल है। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जिसके अंदर खोखला होता है, यानी कैविटी वाला केस। कंडक्टर तो होंगे लेकिन उसके बीच में से कुछ कंडक्टर के मटेरियल को निकाल देते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अब जो केस लेने वाले हैं वो लेंगे कैविटी, या फिर उसको हम बोलते हैं सेल, है ना। कैविटी हो या स्फेरिकल सेल ले लेते हैं, है ना। सेल, ये सबसे पहली बात है कि ये हमारे पास ऐसे होता है, ये हमारे पास पूरा मटेरियल है। लेकिन यहां पे क्या है, एयर है। एयर मतलब कोई नहीं है, एयर हो सकता है या फिर वैक्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहां मटेरियल नहीं है, यहां मटेरियल है। अब हमें ये चीज पता है कि अगर सपोज मान लेते ये हमारे लिए क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, इसके आसपास भी कोई चार्ज नहीं है, मटेरियल में भी कोई चार्ज नहीं है और आसपास में कोई चार्ज नहीं है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि यहाँ पे कहीं पे भी तुम देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यानी कहने का मतलब कि इस मटेरियल के अंदर अगर जो है जहां पे एयर है वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अच्छा, यहां पे भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए क्या होगा, जीरो। मटेरियल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अच्छा, इधर भी देखेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, और इधर भी देखेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए जीरो है कि जहां पे चार्ज नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है,
इम्पॉसिबल, इसलिए नहीं है। तो ये केस फर्स्ट मान लेते हैं इसको। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, केस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, केस 2 लेते हैं। तो इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब वही चीज हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस केस में, कि अब इसको चार्ज हम लोग इंजेक्ट कर देंगे, यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे, चार्ज दे देंगे। अब चार्ज जो देंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि केस 2 लेते हैं, केस 2। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये मटेरियल है। अब हम ये चीज बोलूंगा क्या, कि इसके ऊपर हम एक चार्ज को, यानी एक चार्ज लिए और इसे क्या करें, इंजेक्ट करती है ना, इंजेक्टेड चार्ज। अब जैसे इसको चार्ज इंजेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, प्लस 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 प्लस, माइनस भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस प्लस तो बस साइन को डिनोट करता है, बाकी तो चीज तो एक ही काम करता है। तो ये प्लस, अब ये किसके इक्वल हो जाएंगे, अगर आप इसके अंदर रखे होंगे तो सारा का सारा चार्ज कहां जाता है, बाहर, क्योंकि उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो मूव कर सकता है, तो रिपल्सर के कारण सारा क्या होगा, बाहर। अब साइड से बात है कि यहां से ये चीज देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऐसे है। तो जैसे इसको चार्ज आप देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो प्लस का चार्ज है, प्लस के चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ है, चार्ज सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे है। अगर चार्ज सरफेस पे है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि उसके निगेटिव को क्या करना है, टर्मिनेट करना है निगेटिव पे, तो निगेटिव पे जाके ही मिलेगा, है ना, वो वहीं पे दिल मिलाता है और कहीं पे दिल नहीं मिल सकता इसका, तो अपने दिल मिलाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, निगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो कहां से दिल मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। इसका मतलब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कहां चला जाए, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। समझ में आया। तो ये कैसे, अगर हम इसको, या तो आप इसको न्यूट्रल रखोगे तक कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, लेकिन अगर इसको आपने चार्ज दे दिया तो यहाँ पे, जहां पे एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, और जहां कंडक्टर है वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। लेकिन 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 जो आउटर साइड में है, यानी बाहर की तरफ देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करता है। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब केस हम लोग क्या करते हैं, थर्ड ले लेते हैं। थर्ड केस का मतलब क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि यहां पे क्या, वही हमारे पास कैविटी है ना, और यहां पे क्या है, उसका मटेरियल है, और यहां पे क्या है, एयर है। ये हमारे पास क्या है, सॉरी, ये हमारे पास एयर है और यहां पे मटेरियल है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां पे क्या है, एक प्रकार का चार्ज है, ये चार्ज है। अब चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, निकलेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है तो वो ऐसे जाता है, वो ऐसे जाता है, वो ऐसे जाता है, वो ऐसे जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो वो लाइन को क्या करते हैं, रोक देते हैं, पर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, 4 लाइन है, तो ऐसे 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 बाहर निकल जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से जो इंटर करता है, यहां पे आता है, वो यहां पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे इसको क्रॉस ही नहीं करता है, वो क्या कर देता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए ये चीज हो गया हमारे पास 0। अब 2-3 कैलकुलेशन निकालते हैं। अच्छा, यहां पे चार्ज है। अच्छा, एक और केस ले लेते हैं। ये केस कितना हो गया, ये हो गया केस 3rd। अब केस 4th ले लेते हैं इसी में, है ना, जल्दी से ले लेते हैं और उसको देखते हैं।
तो आप लोग ये सब समझ रहे हैं कि जो हमने स्टेटमेंट लिखाया है, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट लिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मटेरियल के अंदर जीरो होता है किसी भी केस में, हर केस ले लो आप, है ना। तो मैं बोलूंगा कि केस अगर मैं बोलूं कि उसमें क्या है उस चीज को देखिए। इसमें में है कि क्या ये तो न्यूट्रल बॉडी था, यानी बॉडी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी था, ये न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से एक बॉडी है, जिसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक पहले से बॉडी है। एक पहले से बॉडी होने का मतलब यह है कि इसके पास पहले से एक बॉडी है जो कि चार्ज्ड बॉडी है। अब चार्ज बॉडी का मतलब यह है कि इसके ऊपर क्यू चार्ज है, यानी प्लस 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 हमारे पास ये सारे चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है, प्लस, ये सब प्लस प्लस है ना, ऐसे। तो ये हमारे पास ऐसे है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है ना। अब समझने की, यहीं पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात है कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो तो ऐसे ही निकलेगा, है ना, जो निकल रहा वो तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना, ऐसे। अब ये जो हमारे पास आएगा, यानी ऐसे निकल रहा है। अब हमें ये चीज पता है कि यहां से जो लाइन निकल रहा है ऐसे, अब ये वाली जो लाइन है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को थोड़ा सा बैंड करेगा, यानी इसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव वाले एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल करेगा, है ना। लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब वो रिपल करके क्या करेगा, इसको ऐसे हटा देगा, पर इसका क्या जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर थोड़ी नहीं डाल देगा। जो बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, है ना, लेकिन रहेगा तो बाहर है। इसका मतलब यह है कि इसका जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बाहर ही है। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो क्या होगा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, है ना, ऐसे, यहां से ऐसे जाएगा। अब जैसे यहां से ऐसे जाएगा, हमें ये चीज पता है कि यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और इलेक्ट्रॉन यहां पे आके इसको लेट से ऑब्जॉर्व कर लेंगे, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसको आगे क्या करेंगे, ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब मैं इससे पता है कि यहां से जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो इसके पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी जो इसके एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होंगे, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल जाएगा, यानी 4 लाइन यहां से आया, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से ये चीज देखिएगा कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो जहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, और जितना इस नेगेटिव चार्ज ऑब्जॉर्व कर रहा है उतना इस पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, बाहर निकलते जा रहा है। अब ये चीज देखिएगा कि हमें चीज पता है कि जो पहले से पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऑलरेडी बाहर की तरफ निकल रहा था, लेकिन ये वाला जो चीज है इसके वजह से ये इसके वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचे और ये इसको ऑब्जर्व किया, वहां से निकल गया। तो यहां से ये चीज देखिएगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है 0, और मटेरियल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है 0। यानी यहां पे भी अगर हम लोग बोले, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास क्या है, वो 0 है। पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। इसका मतलब ये है कि चार्ज आप जैसे भी रखो, या सरफेस भी रखो या सरफेस के बाहर रखो, यानी कहने का मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोना में आप चार्ज रखो, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यही एयर में या फिर मटेरियल में, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यह है, हम ये चीज बोल सकते हैं कि बाहर वाले सरफेस और बाहर वाले चार्ज की वजह से, सरफेस का मतलब होगा ये वाला जो चार्ज है, क्यू चार्ज, और बाहर वाला चार्ज का मतलब कि सरफेस से जो बाहर है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, यानी सरफेस वाला चार्ज और बाहर वाला चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनसाइड हमेशा क्या होता है, 0 होता है, चाहे मटेरियल हो चाहे इसके अंदर हो। तो बाहर वाले के चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होता है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर उसके लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो मैं ये इसलिए लिखूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोलूंगा द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल या कैविटी, इनसाइड मटेरियल एंड कैविटी, यानी जो बचा हुआ है इनसाइड मटेरियल एंड कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, कहां होगा, इनसाइड क्या होगा,
मटेरियल या फिर सरफेस, मटेरियल या फिर एयर यानी स्पेस या फ्री स्पेस इनसाइड मटेरियल एंड फ्री स्पेस ऑफ मटेरियल एंड फ्री स्पेस ऑफ मटेरियल due to चार्जेस due to क्या होगा सरफेस चार्ज एंड आउटर चार्ज, ड्यू टू सरफेस चार्ज है ना, ब्रैकेट में लिखे आउटर सरफेस, ब्रैकेट में लिखेंगे आउटर सरफेस चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज एंड आउटसाइड चार्ज। यानी अब यहां से ये चीज का मतलब क्या होता है कि सरफेस का चार्ज या सरफेस के बाहर वाले का चार्ज, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या मटेरियल में या फिर मटेरियल के अंदर जो फ्री स्पेस होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज हमारा स्टेटमेंट हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, मटेरियल के बारे में पता था कि मटेरियल के अंदर किसी भी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। लेकिन अब मैं ये बोला कि सिर्फ सरफेस में नहीं, अब बाहर वाले का कोई भी चार्ज हो या सरफेस का हो या सरफेस के बाहर, उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो फ्री स्पेस हो। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, केस कितना हो गया, फोर्थ। अब हम फिफ्थ केस लेते हैं और एक चीज को और हम डिफाइन करते हैं और एक चीज को और बताते हैं। तो ये हमारा फोर्थ केस हो गया। अब हम लेंगे फिफ्थ केस। अब हम लेंगे फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या है, केस 5। अब हम लोग क्या करें, हर जगह तो रख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान लेते हैं चार्ज को अंदर रखते हैं। कैसे रखते हैं उस चीज को देखिए कि अगर सपोज मान ले वही हमारे पास क्या है, कैविटी, ये अपने पास। अब मैं ये बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या है, मटेरियल। ये हमारे पास मटेरियल है। हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज इनसाइड कहीं पे भी रख दे रहे हैं। अब मैं चार्ज बाहर नहीं रख रहा हूं, अब मैं चाहे अंदर रख रहा हूं और कहीं पे भी रख रहा हूं, इसके अंदर कहीं पे भी रख दिया। हमें ये चीज पता है अगर ये चार्ज है तो यहां से क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है तो हम क्या देखते हैं, ये मान लो ये क्या है हमारे पास, चार्ज, मान लो तो क्यू चार्ज है। अब जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो यहां से इसे बाहर, है ना, ऐसे ये हमारे पास चार्ज है। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सारे के सारे बाहर की तरफ होंगे। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बाहर की तरफ निकल रहा। जैसे बाहर की तरफ निकलेगा तो ये प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करके यहां पे आ जाते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं, सरफेस पे। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकला और यहां पे क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब यहां से जो भी लाइन निकलता है इसके बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि जैसे इसके बाहर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि इसको यहां पे निगेटिव चार्ज मिल जाता है। जैसे निगेटिव चार्ज मिलता है तो वहां पे क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है ना। अब मैं ये चीज देखूंगा कि यहां से चार्ज निकला, यहां ऑब्जर्व कर गया, इसका मतलब है कि ये लाइन इस मटेरियल को क्रॉस ही नहीं किया। तो मैंने तो ये पहले बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा मटेरियल को कभी क्रॉस नहीं करता है। तो यहां से ये चीज देखेंगे, लाइन जो है यहां पे खत्म हो गया। लेकिन अब क्या होगा उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे जैसे वो निगेटिव चार्ज आएगा ना तो पॉजिटिव चार्ज वाला कहां हो गया, क्योंकि पहले से ये न्यूट्रल था। तो निगेटिव चार्ज अगर इसके चारों तरफ आया है, इसका मतलब ये है कि यहां पॉजिटिव चार्ज आया होगा। सरफेस पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सरफेस से ऐसे पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएंगे। आया, अब देखो ऐसे बाहर।
अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहली बात है कि चार्ज को आपने कहां रखा है, इनसाइड। इनसाइड चार्ज रखा है, जैसे इनसाइड चार्ज रखे हैं तो वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के कारण इलेक्ट्रॉन को वो ऑब्जॉर्व कर ले, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है और वो क्या करता है, सरफेस पे आ जाता है। तो यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता था निगेटिव पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। अब क्योंकि ये पहले से न्यूट्रल था तो इसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो यहां आ गया, बाकी पॉजिटिव चार्ज कहां चले गए, सरफेस पे। तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गया, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करते हैं। अब मैं 2-3 पॉइंट लेता हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहली पॉइंट है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो नहीं होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकलता है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पे टर्मिनेट हो जाता है। तो यहां से निकल के यहां खत्म, और पॉजिटिव चार्ज से निकल के वो कहां जा रहा है, बाहर की तरफ फैलता जा रहा है। बाहर की तरफ क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बाहर की तरफ जैसे जैसे वो फैलेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब ये सिचुएशन है। अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं, देखिए कैसे कि सपोज मान लेते हैं कि केस 6 ले लेते हैं, केस 6। उस केस 6 में क्या होगा कि वही हमारे पास क्या है, पहले से कैविटी है। ये हमारे पास क्या है, कैविटी है। ऐसे हमारे पास कैविटी है। तो यहां से देखेंगे तो यहां पे क्या है, सारा का सारा मटेरियल है। ये सब मटेरियल भरे पड़े हैं। अब मैं बोलूंगा इसके ऊपर मैंने पहले से चार्ज ले रखा है। यहां पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब मैंने पहले से चार्ज ले रखा है और यहां पे भी एक चार्ज ले रखा है। तो ये पहले ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। अब मैं क्या बोलूंगा, एक चार्ज हम इसके सपोज मान लो इसको बोलते हैं Q1 और इसको बोलते हैं Q2 और अंदर एक ले लेते हैं Q3। अब सबके कारण हो गया। तो सबसे पहली बात है कि Q1 के कारण हम देखते हैं, ठीक है। जैसे Q1 के कारण देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, निकला। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे निकला। अब चूंकि ये क्या है, Q1 है, ये हमारे पास Q1 है, यहां से लाइन निकलता है। अब हमारे पास क्या है, Q2 है। तो Q2 का मतलब क्या होगा, सारा का सारा प्लस चार्ज कहां होंगे, सरफेस पे। तो ये हमारे पास क्या है, पहला क्या है, सरफेस पे चार्ज है। तो चार्ज की वजह से क्या होगा, सरफेस से वो बाहर की तरफ निकलता चला जाएगा, जैसे ये है। तो अब मैं ये चीज देखूंगा कि इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से अंदर में कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे यहां से वो निकलता है, अब यहां के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां भाग आते हैं, और जैसे यहां भाग आते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और यहां से जो होगा प्लस चार्ज से और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलना स्टार्ट कर देंगे। ये नंबर ऑफ लाइन ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये वाला जो ये वाला इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इससे जो बचने वाला पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ इससे बाहर निकल गया और ये यहाँ आ गया। अब यहां से तो इस चार्ज की वजह से हो गया, इस चार्ज की वजह से हो गया। अब हमारे पास क्या है, अंदर वाला चार्ज क्यों बचा है। हम जैसे देखते हैं कि अंदर वाला क्यों चार्ज होता है, तो क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ ऐसे निकल गया। ये हो गया क्यू चार्ज, ये हो गया हमारा क्यू चार्ज। अब क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकला, लेकिन जैसे ही बाहर की तरफ निकलता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहां आ जाता है, यहाँ पे। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। हमें ये चीज पता है कि इस पॉजिटिव के कारण, ये पॉजिटिव के कारण सारे इलेक्ट्रॉन को कहां करता है, सरफेस पे बुला लेता है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से कहां जाता है, और भी लाइन बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपके साथ में एक और स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूं, वो क्या है, देखिए मैं ये चीज बोलूंगा कि फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस में क्या है कि इस चार्ज के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इस चार्ज का इफेक्ट तो बाहर गया ही नहीं, चार्ज वाला जो है वो अंदर से अंदर क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का है अंदर के अंदर ही रहता था, बाहर तो जाता ही नहीं है। यहां पे भी देखिए इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर है, यानी बाहर गया ही नहीं। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इस जो अंदर चार्ज होता है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता ही नहीं है, मैंने उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर
नहीं होता है। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं कि ड्यू टू द इनसाइड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फॉर आउटसाइड, यानी बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, किसके, अंदर वाले चार्ज के कारण। तो ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट हम लिखने चाह रहे हैं आपके, और इसको क्या करना है, याद करना है। तो पहले क्या है, थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास वो है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द, मैं बोलूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड outside space, the net electric field zero, the net electric field zero, the net electric field zero on outside space due to inside charge, due to साइड चार्ज, अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। इनसाइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इनसाइड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर जीरो होता है। तो ये हमारे लिए समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट को हम याद रखें। अब सबसे पहली बात है कि यहां से ये चीज देखेंगे कि यहां पे जो चार्ज होता है वो जनरेट होता है। अब वो चार्ज कितना जनरेट होता है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, ये तो थर्ड पॉइंट। अब उस वाले को समझते हैं, लास्ट पॉइंट है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, और फिर कल के लेक्चर में इसी को 2-3 और प्रॉपर्टीज है उसको मैं पढ़ाऊंगा। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसे है और ये हमारे पास ऐसे है। मैंने बोला कि यहाँ पे क्यू चार्ज इसको दे दिया, प्लस चार्ज। अच्छा, जैसे क्यू चार्ज इसको देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा मटेरियल है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा मटेरियल है। हमें ये चीज पता है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो यहां पे पूरा निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, जो इसके लाइन को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो मैं यहां से ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे लिए क्या है, एक्स है। मान लेते हैं कि सरफेस पे एक्स चार्ज है, मान लेते हैं कि सरफेस पे क्या है, एक्स चार्ज है। तो जैसे सरफेस पे एक्स चार्ज होता है, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि इनसाइड द मटेरियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर सपोज मान लेते हैं ऐसे, हम लोग क्या करें, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, कंसीडर गॉसियन सरफेस, गॉसियन गॉसियन सरफेस को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। गॉसियन सरफेस को हम कंसीडर कर लेते हैं। हमें ये चीज पता है कि फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनसाइड चार्ज हमेशा क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बोलूंगा कि नेट फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये था इनक्लोज्ड, या फिर इसको लिखेंगे इनक्लोज्ड। वो कितना हो गया, वो ऐसे हो गया। हमें ये चीज पता है कि इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा एट गॉसियन सरफेस, एट गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहां से ये चीज बोलूंगा, ये हमारे लिए क्या होगा, जीरो। अब मैं बोलूंगा कि टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना होता है, वो होता है x प्लस में q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को तो यहां फेंक दें तो वो भी जीरो होता है, x प्लस में q। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस में q। यानी कहने का मतलब यह है कि जो चार्ज आप इनसाइड रखते हो उसके अपोजिट साइड ये क्या होता है, इनर सरफेस में आता है। यानी अगर आपने q चार्ज रखा है तो इनर सरफेस में जो चार्ज डेवलप होता है वो कितना होता है, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, पर अपोजिट साइन होता है। इसका मतलब है कि q और x क्या होगा, हमेशा इक्वल चार्ज होगा लेकिन अपोजिट साइड होगा। तो बाहर में कितना जाएगा, तो अगर ये इस मटेरियल से जनरेट हुआ है तो इतना ही कहां चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। तो आज के लिए क्या करेंगे, इतना ही। अब क्या करेंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये मटेरियल यानी ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।